प्रतिमा दत्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरह से लोगों के समर्थन को एक बार फिर से हासिल कर लें, किसी भी तरह से एक बार फिर से जीत हासिल करें। नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले वादे किए थे उन्होंने एक बार फिर से उनके साथ कभी जनता के बीच में जाएं, जो काम किया उसका ब्यौरा लेकर और नए वादे जो लोगों के साथ वो करने जा रहे हैं उनके वादे के साथ वो पहुंच रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में और लोगों को रिझाने की लुभाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा न्यूज आज यमुनानगर में पहुंचा है चुनावी चौपाल अपने कार्यक्रम के आगाज के साथ और आज हमारे कार्यक्रम चुनावी चौपाल में अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया हैं जो ब्यौरा देंगे कि 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया और अब भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला लोकसभा सीट से उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो एक बार फिर से क्या जनता की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, जानेंगे इनसे। साथ ही यमुनानगर के तमाम लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं जो सांसद साहब से ये सवाल पूछेंगे कि आप पहली बार सांसद बने थे तो आपने ये सवाल की हमारे सवालों के जवाब और परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश की बात कही थी, लेकिन अब एक बार फिर से वोट मांग रहे हैं। पहले वादों का क्या हुआ? सांसद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है रतनलाल। नमस्कार। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, आपको टिकट दी, पिछले वादे पूरे हो गए? देखिए, मैं आभारी हूं अपने पार्टी के नेतृत्व का जिन्होंने मेरे अंदर फिर से विश्वास व्यक्त किया है और अब फिर मैं अंबाला की स्वाभिमानी जनता के बीच में नए सिरे से विश्वास मत हासिल करने के लिए निकलूँगा। और पिछले 5 साल में जहां पर केंद्र सरकार ने बहुत से काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने बहुत से काम किए हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने अपने इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम जो है पिछले 5 सालों के अंदर किए हैं और उनके आधार पर ही मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, पिछला चुनाव जीते थे आप तो मोदी लहर पे जीते थे या रतनलाल कटारिया अपने दम पर जीते थे? देखिए, मोदी लहर भी थी और पार्टी की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत की हुई थी क्षेत्र में उसकी भी थी और मैं भी पिछले 45 साल से राजनीति के अंदर काम कर रहा हूं। मेरा अपना भी वजूद है और उसके दम पर भी मैं लोगों के बीच में गया था। आपका वजूद है तो क्यों आप ही के पार्टी के नेता ये कहते हैं कि रतनलाल कटारिया तो दिखते नहीं है, गुमशुदा के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, कहते हैं काम नहीं करते हैं? देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और तो कुछ मिलता नहीं और इसलिए मैंने ये बड़े चैलेंज के साथ कहा है कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन रतनलाल कटारिया के 45 साल के जीवन में कोई दाग नहीं है। नहीं, आप आपके पास आएंगे, आप और आखिर देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज काम करते हैं, आखिर उनको तो भी अपने दल चलाने हैं, उनको तो भी कोई ना कोई बात चाहिए और कुछ मिला नहीं तो यही मुद्दा बना दिया कि आए नहीं जी, आए नहीं जी, आए नहीं जी। ठीक है, विरोधी मैं 704 पंचायतों में पिछले 5 साल के अंदर गया हूं और बिना गए कोई काम नहीं होता जो काम मैंने अपने क्षेत्र के अंदर कराए हैं। ठीक है, विरोधी सवाल पूछे मान लेंगे, हम आरोप लगाएं हम मान लेंगे, लेकिन अपने ही क्यों दुश्मन बने बैठे हैं? मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन, मेरी तो आप क्या कह रहे हैं अपनों में, मेरा तो परायों में भी कोई दुश्मन नहीं है। अनिल विज साहब के बारे में क्या ख्याल है? विज साहब के बारे में क्या ख्याल है? विज साहब तो वो तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे चुनाव के अंदर और आपने देखा होगा कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं मेरी छतरी के नीचे आ जा वहाँ बैठे हुए, बहुत बढ़िया लगा सारा। अब आप मान गए, अब वो मान गए, दोनों के बीच में बातचीत हो गई क्या? अब आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे? देखिए, ना मैं कभी उनके खिलाफ बोला ना बोलूँगा। वो स्थापित नेता हैं, मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और कभी भी हमारी कोई आज तक एक सुई जितनी भी बात नहीं हुई है। ठीक है, आपकी बात नहीं हुई मान लेते हैं। विज साहब बार बार कहते हैं ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों, क्या परेशानी है? एक ही पार्टी के लोग हैं, कोई एक ही परेशानी संगठन नहीं के है, लोग हैं, कोई लेकिन एक दूसरे पर आप कोई भी परेशानी आरोप नहीं है। लगाएंगे। कल ही दुश्मनों की जरूरत क्या है? कल ही मीटिंग थी तो बैठने की बात आई तो कहने लगे मैं तो कटारिया साहब के साथ बैठूंगा। तो चुनाव में अब आपके साथ हो गए वो? मेरे साथ पहले भी थे, आज भी हैं,
इकट्ठे पढ़े हैं एसडी कॉलेज में और इकट्ठे रहे हैं, आजकल पार्टी में इकट्ठे काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव कोई किसी व्यक्ति का चुनाव तो है नहीं, ये तो एक राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर देश को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं तो एक निमित्त हूँ। ठीक है, अब 2019 में आप जब एक बार फिर से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो अब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। तो अपनी 5 उपलब्धियां कटारिया साहब आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं पंचकुला माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में रहता हूं। सारे हिंदुस्तान का एक भी मेंबर पार्लियामेंट आप बता दीजिए कि जो अपने वार्ड में 2 यूनिवर्सिटियां लाया हो। मैं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है आयुष यूनिवर्सिटी लाया हूं, संस्कृत यूनिवर्सिटी लाया हूं, मैं पंचकुला के अंदर निफ्ट लाया हूं, मैं पंचकुला में सैनिक स्कूल लाया हूं, मैं कालका में एशिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क लाया हूं, मैं अंबाला छावनी में कैंसर का हॉस्पिटल लाया हूं, मैं यहाँ पर प्लीज मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम बैठे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको ये समझना चाहिए कि सांसद साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आराम से आप प्लीज चुप हो जाइए। आप सबके पास हम आएंगे, आप सबके पास आएंगे, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, लेकिन पहले मुझे सवाल पूछने दीजिए। आप प्लीज आप शांत रहिए। देखिए, वो मिंटकों वाली रेडी तो बनाओ ना, आराम से पूछिए। मैं तो भी आपसे वो देखिए मैं अभी बिलासपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय आया है, जो अभी कैबिनेट की लास्ट मीटिंग हुई है, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस आया है, यहाँ पर जो है 3136 करोड़ आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अम्बाला की हम बात कर ले, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बदतर है, उसके लिए क्या किया है आपने? किस चीज की हालत बदतर है? सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों के लिए हमने जो है बहुत से कदम उठाए हैं, नए नए कॉलेजेस बने हैं, नए नए ITI खुले हैं, यमुनानगर में भी खुले हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और हेल्थ की दृष्टि से बड़ा जबरदस्त जो है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं, तो उसके रिजल्ट्स कब देखने को मिलेंगे? जो आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, आपने तमाम कामों का जिक्र किया, अभी प्रोसेस में ही है, रिजल्ट कब मिलेंगे देखने को? नहीं, देखिए, वो प्रोसेस में नहीं, उनमें से जो है 80% काम तो पूरे हो चुके हैं, और अभी 19 के लिए हम नया रोड मैप बना रहे हैं अंबाला लोकसभा के विकास के लिए। इसको यहाँ कर इंडस्ट्रियल हब के लिए, लॉजिस्टिक हब के लिए, ट्रांसपोर्ट हब के लिए, यहाँ पर रोजगार का सर्जन करने के लिए, किसानों की इनकम डबल करने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए हमने बहुत सा एक एक्शन प्लान जो है इस चुनाव में बनाया है। आपको क्या लग रहा है, अंबाला लोकसभा से कुमारी शैलजा आपको कड़ी टक्कर दे पाएंगी? पिछली बार आप मोदी लहर की वजह से, आपने कहा लहर भी थी, आपका भी वजूद था, आपके भी कार्यकर्ता थे, उससे पहले 2 बार कुमारी शैलजा थी, अब वो मैदान में होंगी आपके सामने, तो क्या कहाँ देखेंगे अपने आप? मैं तो पिछली बार भी सोच रहा था कि बहन जी आएंगी, कुमारी शैलजा जी आएंगी, और लेकिन वो प्लान कर गई, और फिर भी जनता ने, मैं पहला कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि 1952 से लेकर 2014 तक, 1952 से लेकर 2014 तक अंबाला लोकसभा से किसी भी दल का प्रत्याशी 3,40,000 वोटों से नहीं जीता है। मैं जीत कर आया हूं, और अब की बार भी, और अब आपको लग रहा है कोई टक्कर देगा? सुनिए प्लीज, सुनिए का माता रखिए प्लीज, सुनिए का माता रखिए प्लीज। दुष्यंत चौटाला जैसा अपनी नॉलेज जरा ठीक करके आया करो। दुष्यंत चौटाला कहाँ से लड़ेगा? यहाँ से रिजर्व सीट है।
वो तो जो है ना, अगर शेड्यूल कास्ट धर्म भी धारण कर रहे तब भी वो यहाँ से लड़ नहीं सकता। यही सार जैसा जो अपने लोकसभा देखिए इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये रतनलाल कटारिया मोदी का सिपाही 5 लाख वोटों से जीतकर हिंदुस्तान की लोकसभा में जाएगा। 5 लाख वोटों से जीत के जाएगा। 5 लाख वोटों से, 5 लाख वोटों से जीत के जाएगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए इनकी, फिर क्वेश्चन आप ही को करने हैं। 5 लाख वोटों से आप जीतने का दावा कर रहे हैं इस बार। आपको लग रहा है कोई पार्टी आपको टक्कर नहीं दे सकती? कोई पार्टी आपको टक्कर देगी या नहीं देगी? देखिए कोई पार्टी टक्कर देगी आपको या नहीं? आप अपनी बात, ये जमुनानगर के लिए तो हो रहा है सब कुछ। कटारिया साहब, मैंने कोई झगड़ा नहीं करना आपने, मैंने कोई झगड़ा नहीं करना आपने। हाँ कटारिया जी, आपको लग रहा है कोई प्रतिद्वंदी है? सामने कोई है आपको लग रहा है कोई पार्टी? मुझे तो देखिए, प्रजातंत्र है, देश में डेमोक्रेसी है। मैंने एक बात कही है, मेरी बात को नकारने के लिए कोई बंदूक से तो कोई वोट लेने से रहा प्रजातंत्र में। आखिर अम्बाला की जनता ने बटन दबाना है। मुझे पूरा विश्वास है अपने मोदी जी पर, अपनी पार्टी पर, अपने ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। जो हमने व्यवस्था खड़ी करी है, उस व्यवस्था में से भारतीय जनता पार्टी अम्बाला लोकसभा सीट 5 लाख वोटों से जीते। सामने किसी पार्टी को नहीं देख रहे आप? जेजेपी नहीं देख रहे, एलएसपी बीएसपी नहीं दिख रही, कांग्रेस नहीं दिख रही, दिख रही है। लोकतंत्र में सब कुछ दिखता है। वोट आप ही को मिलेगी आप कह रहे हैं? हाँ, हमें मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी वोट। लहर चल रही है। अच्छा, एक बार फिर से लहर है, लहर में जीतेंगे आप? लहर लग रही है कटारिया साहब को, लेकिन कटारिया साहब आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है। एक बार फिर से आपने अपने घोषणा पत्र में 370 हटाने की बात की, राम मंदिर बनवाने की बात कही, 35A की बात कही। आपने पहले भी ये कहा था, अब एक बार फिर से ये वादा कर रहे हैं। लोग कैसे विश्वास करें? देखिए, ऐसा है, आपका काम है दुखती हुई रग पर हाथ लगाना। आपने उस बात का जिक्र नहीं किया कि हम 2036 में भारत को अमेरिका को पीछे पछाड़ते हुए, ये वाकई आप भारत के लिए आप वाकई करना चाहते हैं? कटारिया साहब प्लीज, कटारिया साहब वाकई आप 2036 तक भारत को अमेरिका से आगे ले, प्लीज आप चुप रहिए, प्लीज। आप 2036 तक, आप भारत को 2036 तक अमेरिका से आगे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। क्या अपनी राजनीति 2036 तक सेट करने की बात है या वाकई भारत का विकास होगा? वाकई में भारत का विकास होगा। आज भी हम 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था पे खड़े हैं। सारी दुनिया में सबसे तेजी से भारत तरक्की आज कर रहा है और आदरणीय मोदी जी ने भारत का नाम सारे विश्व के पटल पर चमकाया है। राम मंदिर 35 से 370, क्या हुआ इसका? देखिए, नेहरू जी ने कहा था कि धारा 70 जो है वो घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन अभी भगवान की दया से ऐसा वक्त आएगा कि जब उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मेरे सहयोगी यहाँ पे हैं, मैं चाहूँगी पहले कुछ हम लोगों के क्वेश्चंस ही ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत शोर मचा रहे हैं, एक एक करके उनका जवाब दे देते हैं। जितेंद्र प्लीज, ओवर टू यू। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चंद भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज जनता के बीच में आकर जनता की जो भावना है वो पूछनी चाहिए।
रतनलाल कटारिया जी ने पहले बात तो ये कही लेकिन जी गुमशुदा बड़ा तो मामला हमें गुमशुदा का कोई शिकायत नहीं है, चाहे बनाई हो। ये शिकायत आपकी है जो आपकी पार्टी वालों की है, हमारा तो पहले भी नहीं शिकायत थी और अब भी नहीं है। अब भी जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। दूसरे नंबर वे हमने एक लिस्ट पर लिख कर दे दो जो आपने बताए, मैं 5 आदमी भेज दूं, आपने गड्डी में बैठा कर ले जाऊँ, वहाँ बताया दो चल कर भी कहाँ तीसरे नंबर रतनलाल कटारिया जी ने एक बात कही जो सभी ने सुनी, यहाँ लैंड में 5 साल में इतना विकास कराया पर उसमें कहीं जमुनानगर, जगाधरी का, सडौरे का, नारायणगढ़ का कोई नाम नहीं है। एक बात और कही रतनलाल कटारिया जी ने, एक बात कही लैंड जी में 3 लाख वोटों से ऊपर से जीता। अरे 3 लाख वोटों तो इन्हीं लोगों ने जिताया होगा जिन्होंने अपना आने का बात भी नहीं पूछी। मैडम ने पूछा 370 का सवाल, जितने आपके घोषणा पत्र में थे कोई एक नाम ले दो जिनमें हाँ बिना घोषणा पत्र के न जरूर करे। गैस का सिलेंडर 400 का था, वो 950 का कर दिया। डीजल 44-45 रुपये था, वो 66-67 रुपये कर दिया। जोन से गन्ने का मतलब जो इन्हें दोनों बातों पर अपनी बखारे उतरे, ये कहते हैं कि हम अच्छे दिन लेवांगे पर इन्हें यूँ नहीं बताया था थरे लेवांगे कपड़े लेवांगे। अर्जुन सिंह जी, आदरणीय अर्जुन सिंह जी, मैं सिर्फ आपसे हाँ या ना में जवाब लेना चाहूंगा, आपकी मर्जी है दें या ना दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से आपका जो ये क्रशर जोन है ये बंद पड़ा था ना? हाँ जी, ये बंद पड़ा था जी जी। और लोगों में बेरोजगारी थी जी जी, लोग काम मांग रहे थे। ये रतनलाल कटारिया बैठा है जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाकर आपके क्रशर जोन को खुलवाने वाला बैठा है ना, ये रतनलाल कटारिया बैठा है। ये जोन आपने अपने लिए खुलवाया था या लोगों के लिए खुलवाया था? जनता के लिए। इस जोन की आप इसने वो करियो, जहां जोन इन्हें मतलब वो करवाया आज तक मतलब बनी सियाला माली देखी है, ऐसा मतलब अन्याय देखा। अकबीर रियलिटी भी यही काट रहे बीजेपी वाले। खनन अवैध खनन जहां जो पैरामीटर करे थे उनमें 1 तसला नहीं था आज तक, और अवैध खनन वहां इतने 20 गांव उजड़ने के कगार पर खड़े। हमारा बांध बंधवाया था वो टूटने के कगार पर खड़ा। ये जो खनन खुलवाया ये अपने लिए खुलवाया, अपनी जेब के लिए खुलवाया, किसी जनता के लिए नहीं खुलवाया। अवैध खनन को लेके बहुत गंभीर आरोप हैं, अवैध खनन को लेके बहुत गंभीर आरोप हैं। हमारे खुद भी रिपोर्टर्स अलग अलग ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट भेजते हैं। बात पंचकुला की कर लें, यमुनानगर की कर लें, एक गंभीर समस्या है यहाँ पे अवैध खनन। आप इसको रोक क्यों नहीं पाए, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? अवैध खनन के खिलाफ जितनी आवाज़ मैंने उठाई है किसी ने नहीं उठाई। और ये जो मैंने खुलवाया था इसलिए खुलवाया था कि गरीब लोगों को बजरी मिलनी मुश्किल हो गई थी, गरीब लोगों को रेता मिलना मुश्किल हो गया था। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अवैध खनन से किसकी जेबें भरी जा रही हैं? मैंने देखिए उसके खिलाफ भी आवाज मैंने उठाई है, लिख के दिया मैंने। नहीं, हमारे रिपोर्टर ने, हमारे संवाददाता ने कल भी एक स्टोरी की यमुनानगर में अवैध खनन को लेके। नहीं, डीसी तक से बात की। कटारिया साहब बोलिए, डीसी साहब तक से बात की हमारे रिपोर्टर ने। यमुनानगर में अवैध खनन को लेके डीसी साहब से हमारे रिपोर्टर ने बात की। उन्होंने कहा बदस्तूर जारी है, ऊपर चंडीगढ़ में बात करूंगा मैं इसको लेकर। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है कि अगर कोई अवैध खनन करता है, नॉर्म से अलग हट के खनन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है क्या? हो रही है कार्रवाई? हो रही है, हो भी रही है।
हर रोज कुछ लोगों के चलान मैं आपको करते कल हैं। की खबर बता रही हूँ। आज मैंने आपको बताया कि हमारे संवाददाताओं ने डीसी साहब से बात की, वो कह रहे हैं बदस्तूर जारी है, ऊपर चंडीगढ़ में बात करनी पड़ेगी मुझे इसको लेकर। देखिए, हमने तो डीसी से भी कहा है, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाया है, जहां बात करने की होती है जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के हित में बात करते हैं। बाकी सिस्टम है, सिस्टम में लूप होल कहीं ना कहीं अगर होते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल से लूप होल ही है, अगर 5 साल से कटारिया साहब लूप होल ही है, तो क्या समस्या का समाधान करेंगे आप? समस्या का समाधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कच्ची पर्ची को लेके बहुत से लोग यहाँ पे परेशान है। कच्ची पर्ची बहुत चल रही है क्या? ये क्या चल रही है? पर्ची, कच्ची पर्ची बहुत चल रही है। मुझे नहीं जानकारी कच्ची पर्ची। आपको जानकारी नहीं है? चलो, सांसद साहब को इस बात की जानकारी नहीं है। मैं शहीद रॉकी का भाई हूँ जी, जो कि उधमपुर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ता हुआ शहीद हो गया था और उसने अपनी जान देकर अपने 44 लोगों भाइयों की जान बचाई थी। इस देश के लिए उसने ऐसा काम किया था जो मैंने तो आज तक नहीं सुना था। फिर सरकार ने, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने उसके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि पैसा देंगे, नौकरी देंगे। ठीक है जी, नौकरी और पैसा तो उन्होंने दे दिया। आगे स्मारक और गेट बनाने के बारे में बोला था, घोषणा भी की थी, प्रेस नोट भी जारी किया था जी। और आज तक देख लो जी, पूछ के देख लो सरकार से कि उन्होंने उसका स्मारक और गेट बनाया है नहीं बनाया है। हम धक्के खा खा के बैठ गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अब क्यों, एक मिनट, उसका स्मारक क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैं संसद ऐसा शहीदों की फैमिलीज के साथ क्यों किया जाता है कि जो वो शहादत देते हैं उनकी शहादत का कोई, ये देश कोई मूल्य नहीं समझता। सैनिकों का हर हालत के अंदर सम्मान होना चाहिए। और अगर कहीं, देखिए, मेरे तो संज्ञान में बात आई नहीं, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और मेरे ध्यान में तो कभी आया नहीं ना। चलिए, तो अगर अब ध्यान में आ गया, अब क्या करेंगे? जरा एक बार कोड ऑफ कंडक्ट के बाद बात करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद बात करने के लिए कह रहे हैं आप। बहुत से सवाल देखिए मैडम जी, अभी सही स्मारक की बात आई है। मैं ये आपको यमुनानगर का ही केस दिखा रहा हूँ। एक छोटी सी बेटी का पीजीआई में आज ऑपरेशन चल रहा है। डिपार्टमेंट की ओर से सिर्फ 3 लाख रुपए मिलते हैं और मैं इस केस को रेलवे मंत्री पीयूष गोयल तक ले गया और 16.5 लाख रुपए उस बच्ची की ऑपरेशन के लिए मैंने दिलवाए हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पहला केस है और प्रधानमंत्री के गरीबों की सहायता के लिए 9 मार्च 2019 की ये चिट्ठी है और जिस बच्ची का इलाज का आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर की है। ठीक है, पूछ रहे हैं बात। अमाउंट देखिए। हाँ, नहीं, अमाउंट हमने देख लिया, आपने बता भी दिया। आगे और बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि यमुनानगर के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं और वही ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने यमुनानगर के लिए क्या किया है। यमुनानगर विकास में आप देखिए बहुत पिछड़ा हुआ है। आप अगर अम्बाला सिटी से कंपेयर कर लीजिए, अम्बाला से कंपेयर कर लीजिए, तो मोदी सरकार ने और मनोहर लाल सरकार ने जितना यमुनानगर जिले का विकास किया है, पिछले 50 सालों में यमुनानगर के अंदर इतना विकास नहीं हुआ। हम भी यमुनानगर की सड़कों पे घूमे हैं कटारिया साहब। नहीं, बहुत धूल है, सड़कें हैं नहीं कटारिया जी, सड़कें हैं नहीं, हर जगह धूल ही धूल है, गंदगी है, डिवाइडर्स नहीं है सड़कों पे यहाँ तक की। देखिए, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 12 मई को यमुनानगर जिले की जनता भी फैसला कर देगी। जब ये तो वक्त बताएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो जनता यहाँ बैठ के झूठ बोल रही है क्या?
आप मुझे जनता में क्यों उलझाते हैं? जनता तो मालिक होती है। अब मैं तो आपने मुझे बुलाया तो मैं डायरेक्ट आपके बीच में आ गया। मेरी तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं तो यहाँ तो मेरी पार्टी के तो ये देखो अभी 2500 कार्यकर्ता बैठे थे। जो मैंने पॉलिटिकलाइज करना होता प्रोग्राम को मैं भी बुला लेता 200-400 कार्यकर्ता। ठीक है, ये बात अच्छी है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सबके सामने यहाँ पर हैं और सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है, हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आप सब प्लीज शोर मत मचाइए। युवाओं के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि बहुत से युवा यहाँ बैठे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या एजेंडा है, क्या प्लान है और कैसे आपने काम किया है उस पर? बेरोजगारी को खत्म करने के लिए युवाओं के लिए क्या किया है आपकी पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने प्लीज जवाब सुनिए प्लीज। हरियाणा प्रदेश में पक्की 62,000 नौकरियां देने वाला अगर कोई है तो उसका नाम मनोहर लाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड पे है। और नहीं, आप अपना जवाब दीजिए। और हम 3 चैनल पर नौकरियां दे रहे हैं। हम 3 चैनल पर नौकरियां दे रहे हैं। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, आईटी सेक्टर के माध्यम से नौकरियां दे रहे हैं। ठीक है, आप पारदर्शी नौकरियां मुद्रा लोन के माध्यम से, कटारिया साहब, स्टार्टअप के माध्यम से, आप पारदर्शी 3 चैनल से। जनाब सुनिए तो सही, आप पारदर्शी तरीके से नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ग्रुप डी की भर्तियां हुई, उसमें आप एमएससी पढ़े हुए छात्र को, एमए पढ़े हुए छात्र को आप एक चपरासी की नौकरी दे रहे हैं, ग्रुप डी की नौकरी दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर दिवाली मनाई गई थी जब ये क्लास 4 की जो है डी की जो है घोषणा हुई है। नहीं तो घोषणा हुई, एमएससी पढ़ा हुआ छात्र अगर ग्रुप डी की नौकरी करेगा तो पढ़ लिखने का क्या फायदा हुआ? उसको धक्के से तो कोई ले नहीं गया, वो अपनी मर्जी से गया। बेरोजगारी का आलम इतना है जनाब कि ग्रुप डी की नौकरियां करनी पड़ रही है एमएससी पढ़े हुए छात्र। आदमी बेरोजगारी के लिए भी अब की बार इतने जबरदस्त तरीके से और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। आप मोदी के नाम पे वोट मांगते थे पिछली बार, इस बार आप देश के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, हम पार्टी के लिए भी वोट मांगेंगे। मोदी जी तो हमारे नेता हैं, वो तो आज विश्व के नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं। पिछले चुनावों में आप एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, अब इन चुनावों में आप चौकीदार बन गए। कोई बात नहीं, अब की बार जनता ने फैसला कर लिया है। फैसला तो कर लिया है। कटारिया साहब, कटारिया साहब, मेरा सवाल ये है, पिछली बार आप चाय वाले के नाम पे वोट मांग रहे थे, इस बार आप चौकीदार के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हर एक व्यक्ति, मैं भी चौकीदार हूँ, जो देश के लिए सेवा करता है वो देश का चौकीदार है। और आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा माननीय मनोहर लाल जी खट्टर से, आदरणीय जी, हम आपको वोट क्यों दें? कारण क्या देने का वोट का, हमें कारण बताओ। आज व्यापारी, आपने कांग्रेस मुक्त कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो व्यापारी मुक्त और व्यापार मुक्त आप भारत करना चाह रहे हैं। आपने जीएसटी लगाया, उसको अभी तक एक व्यापारी को 6-6, 10-10 लाख रुपए लूट रहे हो। आपने एक FSSAI लाइसेंस लगाया, मंत्रियों पे कितने लाइसेंस लगाए, 3-3, 4-4 लाख रुपए नौकरियां ले रहे हैं। व्यापारी का बच्चा जो पान बेच रहा है, जो रेडी लगा रहा है, जो छोटा हाथ दुकानदार है, जो अपनी बुढ़िया को पाल रहा है बाहर ब्रेड रख के, आपने उनके ऊपर तो लाइसेंस लगा दिया। और 14-14 करोड़ रुपए लगा के MP का चुनाव लड़ने वाले नेता जो मेरे MP हैं, उनके ऊपर आपने कौन सा टैक्स लगाया? व्यापारी के ऊपर आपने 5 महीने की सजा लगाई और 5 लाख रुपए जुर्माना। व्यापारियों की जेल अलग बना दो, जिसमें व्यापारियों को सबको व्यापारी मुक्त करके अंदर कर दो। कितने नेताओं को जेल में करा आपने? आपके रामविलास शर्मा जी बोला करते थे कि मेरे पास एक लाल फाइल है, मैं इतनों को अंदर कर दूंगा। मेरे को बताओ 5 सालों में आपने कितने लोगों को अंदर किया? 5 साल में आप वडेरा करके है ना, दुनिया भर के हमारे व्यापारी खत्म कर दिया आपने। आज हमारे बाजार में जाके देखो, हमारा बोर्ड उद्योग है, आखिरी सांसें गिन रहा है। मेटल उद्योग है, आखिरी सांसें गिन रहा है। 6000 ट्रक आपके रेते के भर के ओवरलोड चले जाते हैं। 500 हमारे शहर के लोग
ट्रैक्टरों के नीचे आके मर जाते हैं। कितने मंत्रियों को सजा करवाई आपने, कितने डीसी को सजा हुई, कितने एसपी को सजा हुई। एकदम 100-200 रुपए के नोट लेके ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं। कौन सा आप लोग सजा दे रहे हैं? जवाब दे दीजिए जल्दी से। अब हालांकि आदरणीय मित्तल जी, आपने अब की बार हमारे वित्त मंत्री जी का बजट भाषण स्पीच सुनी हो शायद, तो व्यापारियों का पहली बार देश के बजट में देश के व्यापारी वर्ग का आभार प्रकट किया गया है और उनको भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है कटारिया साहब, एक और चीज पूछना चाहूंगी। अभी जिस तरीके से गुस्सा देखा मैंने उनमें, आपने अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम व्यापारी कल्याण बोर्ड, छोटे व्यापारियों को आपने पेंशन की बात की है, तो क्या इस गुस्से को शांत करने के लिए वो तमाम चीजें, वो तमाम वादे किए हैं आपने? को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि जो व्यापारियों का हक बनता है, जिस प्रकार से सभी वर्गों को मिल रहा है, उसी तरह से हम व्यापारी वर्ग को भी राहत पहले भी दी है और आगे भी देंगे और उनके सम्मान को बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत के निर्माण में व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। व्यापारी खुश हैं क्या आपसे व्यापारी खुश हैं? व्यापारी आपसे खुश हैं क्या? हाँ, खुश नहीं है। मैं यमुनानगर के दड़वा गांव में रहता हूं, दिलीप दड़वा मेरा नाम है जी। मेरा ये सवाल है, यमुनानगर के अंदर ये बीजेपी सरकार ने कौन सा एक ऐसा काम कराया, कौन सा डिग्री कॉलेज खोल लिया, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल खोल लिया? यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में एक बेड पे 4 मरीज लेटे हुए हैं, और हरियाणा के इन्होंने सरकारी स्कूल इतने क्यों बंद कर दिए इन्होंने? और एक और सवाल मेरा छोटा, इंडस्ट्रीज एरिया का बहुत बुरा हाल है, सारे रोड ESI हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल 200 बेड का बना है, जगाधरी का हुआ है। बीजेपी प्रतिनिधि सरकार है, आप उनके प्रतिनिधि हैं। शीर्ष सरकार कहती है कि युवाओं को तो बड़ी अच्छी कला है पकोड़े बनाने की, और आप 5-5 लीटर मिट्टी चटनी घोल के अम्बाड़े से आ जाते हो। वो पकोड़े बनाने में हमें लगा रहे हैं, आप मिट्टी चटनी परोसते जा रहे हो। युवाओं का ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा व्यापारी वर्ग था। GST में पहले आपने खरबों की मार मारी, हमें जाते हुए चौसा दे दिया। मैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री से आता हूँ। आपने 45 लाख से नीचे के मकान को अफोर्डेबल हाउसिंग में कर दिया, विच इज नाउ 1% ऑफ द GST। अर्लियर कितना था, इससे पहले कितना था? आपसे सवाल है, ये आपको पता नहीं है, छोड़ो। अगला सुनो, GST के बाद अबव 45 लाख का जो भी प्रॉपर्टी आती थी उस पर 12% का GST था, ठीक है? अब कितना है? अब वो 6 है। 6 से 5 और 7 की स्लैब है। अब रुके 1 मिनट, और मीडिया अभी रुको, अभी सवाल नहीं खत्म हुए, रुको, पेट यहाँ खड़े तक आ रहे सवाल। आप कभी कभी दिखते हो ना, आप दिखते कभी कभी हो, ईद का चांद हो, हम तो चिट्ठियां रोज भेज दें, आप दिखते कभी हो, इस तरह रूबरू ही नहीं होते। और GST तो बरसाती अभी आ रहे हैं। मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है, हमें ना शांत कराओ, सरकार की प्रणाली हो आप एक देश में क्रांति लाने का काम करते हो। क्रांति लाने का काम है, तभी आपके बीच में बैठ के आपके सांसद को यहाँ लेके आए और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। सांसद साहब सुनिए, आपने सांसद साहब खदरी गांव गोद लिया हुआ है, आपने हरिजन चौपाल बनाई थी, वहां पे बनाई थी जी, बनाई थी 3। मैं बताता हूँ जी, एक बनाई थी जिसके 6 पिलर, और अभी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, 6000 ईंटें लगी थी। आप लोगों ने 5 लाख रुपए उसमें खर्चा दिखाया। आपके PA साहब थे जो आज SS बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं, उन पर गमन के आरोप लगे थे। वो उस चौपाल का मुझे बताइए, उस चौपाल पे क्या हुआ? और उन्होंने 31/12 को RTI के तहत ये मानना है कि हमने गमन किया, और उन्होंने पंचायत के खाते में पैसे जमा कराए 19,000। जवाब ले लेते। और 30 लाख का कम्युनिटी सेंटर बना है, 8 करोड़ रुपए के काम हुए खदरी गांव में। आपने अम्बाला लोकसभा में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं? 704 गांव में। 704 करोड़ के आपने विकास कार्य करवाए? 704 गांव में। ठीक है, अभी आपको और क्या कुछ करने की जरूरत है अम्बाला के लिए? आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, आप क्या वादा लेके जाएंगे लोगों के बीच में? क्या यमुनानगर की कार्डबोर्ड इंडस्ट्री है, यहाँ का बर्तन उद्योग है, कैंट की साइंस यूनिवर्सिटी है, और कपड़ा उद्योग अम्बाले का है, और इस क्षेत्र में सारा इंडस्ट्रियल हब खड़ा करने की बात है, लॉजिस्टिक हब खड़ा करने की बात है, ट्रांसपोर्ट, और
इन सारी चीजों के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपने अपने गोद लिए गांव में कुछ नहीं किया है। आप अंबाला के विकास की बात कर रहे हैं, गोद लिए गांव में तो आपने कुछ किया नहीं। बहुत कुछ गांव के अंदर हुआ है। मेरे ख्याल से 40-50 हजार करोड़ रुपया अंबाला लोकसभा के गांव में खर्च हुआ है पिछले 5 साल में। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं? मैं आज तो खुश हूँ, लेकिन आने वाले समय में और करूँगा और करूँगा। आपने अब जो पूरे देश में माहौल बना दिया एक राष्ट्रवाद का, तो क्या इस बार आप सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं या वाकई मुद्दे भी हावी रहेंगे? मुद्दों पर भी बात होगी। विकास का मुद्दा हावी रहेगा, राष्ट्रवाद भी रहेगा, सिक्योरिटी भी रहेगी, वुमेन एम्पावरमेंट भी रहेगी, दलितों का विकास भी रहेगा, किसानों की डबल इनकम भी रहेगी। एनसीआरबी के आंकड़ों में हरियाणा गैंग रेप में नंबर 1 बन गया। एनसीआरबी के आंकड़ों में हरियाणा गैंग रेप में नंबर 1 बन गया। आपने अपने संकल्प पत्र में अब किसानों के लिए बहुत सी वादे कर दिए, बहुत सी घोषणाएं कर दी। वादे तो आपने किए, जमीनी स्तर पर क्या वाकई काम हुआ? कटारिया साहब, बहुत काम हो रहा है, एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड। हम एनसीआरबी के आंकड़ों में कैसे पहुंच गए गैंग रेप में नंबर 1 पे? गैंग रेप में नंबर 1 पे हरियाणा कैसे पहुंच गया एनसीआरबी के आंकड़ों में? देखिए, आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है तो उसका नाम है मनोहर लाल, जिसने हरियाणा की काया बदल दी है। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, न्याय योजना की बात की, 72,000 सालाना देने की बात की, अब आपने किसानों को 6,000 सालाना देने की बात कर दी है। आप ये कह रहे हैं कि हम 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। आप कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए अब हर वो चीज़ करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि उनको मैक्सिमम स्ट्रेंथन कर पाएं। तो क्या किसानों को साधना, अलग अलग वर्गों को साधने के लिए घोषणा पत्र करेंगे 2022 तक डबल इनकम करेंगे। 2014 में भी आपने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो ये तमाम चीजें कर देंगे, लेकिन हुई नहीं। अब की बार सत्ता में आए तो भारत की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर और तकदीर? भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, जनता की सेवा में है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, कटारिया साहब इतने आक्रोशित क्यों हैं? इतने आक्रोशित क्यों हैं? यहाँ के लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं? आपको क्यों कहते हैं कि आप बड़े बिजनेसमैन की सरकार हैं, अंबानी अडानी की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है? यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है। मेरी पार्टी का सम्मेलन था, वो सब चले गए, ये अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो एक बार फिर से आप जीत का दावा यहाँ पे पेश कर रहे हैं 2019 के लिए? ऐसा है, देखिए, मैं अपने इतने दोस्तों में कल्ला खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और ये देखो, अर्जुन सिंह मेरे साथ खड़ा है, यहाँ का सीनियर लीडर है, तो ये सब मेरे साथ हैं। सब आपको वोट देंगे? जो पक्का है ना अपनी पार्टी का, उसकी तो मैं कहना नहीं, बाकी सबकी वोटें मैं खींचूंगा। पक्का खींच लेंगे? पक्का खींचूंगा। आश्वस्त है जीत के लिए? पक्का। अच्छा, लेकिन पक्का। ठीक है। एक और चीज बताइए आप, कटारिया जी, आप अपनी वाइफ के लिए काफी टिकट मांग रहे थे। आप बंतो कटारिया के लिए बहुत टिकट मांग रहे थे। कटारिया जी, क्या इस बार ये जो क्या इस बार? हाँ, नहीं, आप बंतो कटारिया के लिए टिकट मांग रहे थे। पार्टी आला कमान ये जो जेजेपी के और इनेलो के है ना, मैंने 25 साल बीजेपी में रहते हुए चौधरी देवीलाल के साथ काम किया है, और ये सारे अपने यारी हैं। इन सब को मनाऊंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में ही देश का भला है। यमुनानगर के विकास के लिए कुछ करेंगे? थैंक यू। चलिए, तो बहुत से सवाल जवाब यहाँ पर हुए। रतनलाल कटारिया बेबाकी के साथ तमाम अपने प्रतिद्वंदियों के सामने बैठे रहे, सवालों के जवाब दिए, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता में ही इतनी हिम्मत है कि यहाँ बैठ के हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। शुक्रिया सांसद साहब हमारे साथ चुनावी चौपाल में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं समर्थन आपको मिले।
कटारिया हमारे बीच थे और तमाम सवालों के जवाब रतन लाल कटारिया ने दिए। तीखे सवाल यमुनानगर की जनता ने रतन लाल कटारिया से पूछे और उनका जवाब उन्होंने कितना सही दिया, कितना नहीं दिया और कितना भागे, ये आप भली भांति जानते हैं। चुनावी चौपाल हरियाणा न्यूज का एक खास कार्यक्रम इन चुनावों के मौसम में, इस चुनावी सरगर्मी में आम जनता के बीच उनके नेता को लेकर आने की जिम्मेदारी हरियाणा न्यूज की है। अपने सवाल पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जुड़िए हमारे साथ चुनावी चौपाल कार्यक्रम में। जिस तरीके से आज यमुनानगर के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अंबाला लोकसभा के लिए रतन लाल कटारिया ने पहले क्या काम किए थे और अब एक बार फिर से जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग अपने आईने के साथ खड़े हैं, उनको आईना दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपने पहले जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया आपने, अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो किस बूते पे आप जीतेंगे? क्या मोदी लहर हावी रहेगी या फिर अपने बूते पे जीत हासिल कर पाएंगे बीजेपी के तमाम प्रत्याशी? फिलहाल मेरे साथ चुनावी चौपाल में यमुनानगर से इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज चुनावों से जुड़ी हर अपडेट के लिए, चुनावों से जुड़ी हर जानकारी के लिए, क्योंकि हरियाणा न्यूज है प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।